नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जो खबरें चर्चा में थी और वो कौन सा एस्पेक्ट है उसमें जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ खबरों पर हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा क्यों चर्चा में थी पहली बात ये, और अब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम देखेंगे जो चर्चा का टॉपिक है वो है भारतीय पासपोर्ट। भारतीय पासपोर्ट को लेकर के एक नया अपडेट आया है। अब किसी को अगर भारत का पासपोर्ट बनवाना है और वो भारत का नागरिक ही बनवा सकता है, सीधी सी बात है, तो उसको अपना जन्म प्रमाण पत्र जरूर 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 शामिल करना पड़ेगा और उसको लेकर के एक विस्तार से दस्तावेज जारी कर दिया गया है कि क्या क्या आप उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन बात अब ये आ जाती है, भारतीय पासपोर्ट चूंकि चर्चा में है, तो भारतीय पासपोर्ट कितने प्रकार का होता है और अलग अलग अगर प्रकार का होता है तो किस प्रकार के लिए पासपोर्ट को किस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, उस चीज को समझेंगे। देखिए पासपोर्ट क्या है पहले ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो पासपोर्ट अपने आप में एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति की विदेश में पहचान है। आधार कार्ड आपकी पहचान नहीं है, वोटर का आई कार्ड नहीं है। आप विदेश में जाते हैं, आप कभी किसी मूवी में देखिए या कोई गया भी हो तो उसकी जानकारी में होगा, विदेश में कोई जाता है तो उससे क्या मांगा जाता है, अपना पासपोर्ट दिखाइए। पासपोर्ट उसकी नागरिकता को तय करता है, तो इसी वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिना पासपोर्ट के तो आप बाहर जा ही नहीं सकते हैं। पहले नंबर पे आपको पासपोर्ट ही चाहिए। उसके बाद वीजा वाली सुविधा अलग है कि वो देश वीजा देते हैं, वो दूसरे देश जिस देश में जाना है वो निर्धारित करते हैं वीजा की क्या पॉलिसी होगी। लेकिन भारत से आपको कहीं जाने के लिए पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। अब इसका महत्व सबसे पहले यही है कि राष्ट्रीय पहचान आपकी इससे तय हो गई। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। आप भारत के बाहर यात्रा करने के लिए अब इलिजिबल हैं। अब उसके बाद अधिकारों की सुरक्षा की बात करें तो विदेश में अगर किसी को कोई सामना करना पड़ेगा तो भारतीय दूतावास जाएगा तो अपनी पहचान जाहिर करेगा, वो पासपोर्ट के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से नहीं। फिर उसके बाद व्यापार और रोजगार के लिए भी देखिए पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। बिना पासपोर्ट के आप देश से बाहर जब जा नहीं पाएंगे तो क्या आप विदेश में व्यापार करेंगे, क्या आप आयात करने जाएंगे, क्या आप निर्यात करने जाएंगे, तो वो बेहद ही जरूरी है। घूमने भी जाना है तो उसके लिए भी पासपोर्ट चाहिए। बिना ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसके बिना आप सोचें कि ये वजह है और इसमें मैं बिना पासपोर्ट के जा सकता हूं, पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। क्या आपके पास जो पासपोर्ट है या आप जो पासपोर्ट घूमने के लिए बनवाना चाहते हैं या व्यापार करने के लिए बनवाना चाहते हैं, देश के आईएफएस अधिकारी के पास भी वही पासपोर्ट है? क्या देश के प्रधानमंत्री के पास भी वैसा ही पासपोर्ट है? क्या देश के बाकी कैबिनेट मंत्री के पास भी वैसा पासपोर्ट है? भारत के जो प्रमुख सचिव हैं क्या उनके पास भी वैसा पासपोर्ट है? बड़े बड़े अधिकारी हैं क्या उनके पास भी? सरकारी कर्मचारी हैं क्या उनके पास भी? आम व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, सबके लिए क्या है पासपोर्ट? एक ही प्रकार का है या अलग अलग है? चलिए देखिए, सबसे पहले एक होता है नीला पासपोर्ट। नीला पासपोर्ट भारत के आम नागरिकों को जारी किया जाता है। आम नागरिक का मतलब यह हो गया कि ज्यादातर लोगों को सामान्यतः यही पासपोर्ट दिया जाता है। आमतौर पर अगर आप पासपोर्ट जारी करने के लिए आप चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट बन जाए तो आप इसी पासपोर्ट की इच्छा कर रहे हैं। सामान्य स्थिति में अगर बात करें, जो असामान्य स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी पहले सामान्य देख लीजिए कि इसकी खास बात क्या है। देखिए ये दो श्रेणी में आता है। एक आता है ECNR यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, और एक आता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि इमिग्रेशन चेक, इसमें विदेशी यात्रा के लिए किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो जिसमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है उसमें कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो श्रमिक वर्ग होते हैं, उनके लिए विदेश में रोजगार हेतु यह जारी किया जाता है। तो इसमें कुछ चेक होता है, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस पूरा होता है। ये नीले पासपोर्ट के अंतर्गत ही होता है। इसका लाभ क्या है? लाभ देखिए ना, 10 साल तक सामान्य स्थितियों में यह वैलिड रहता है, कुछ मामलों में 5 साल के लिए वैलिड रहता है। अब जैसे मान लीजिए आपको व्यक्तिगत किसी काम से जाना है, व्यावसायिक काम से जाना है, घूमने के लिए जाना है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे देश में जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, मान लीजिए किसी को ये है कि वहीं पर एक खास देश है, वहीं पर इसकी चिकित्सा सुविधा है, आप वहां जा सकते हैं। कुछ लोग जाते हैं विदेश में चिकित्सा सेवा का लाभ लेने। रोजगार के लिए कोई विदेश जाना चाहता है, किसी का पैकेज लग गया, सुंदर पिचई मान लीजिए भारत में थे, भारत से विदेश में उनका पैकेज लगा, बिना पासपोर्ट के जा ही नहीं सकते, तो उन्हें कौन सा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा? ब्लू पासपोर्ट, या कोई भी व्यक्ति जो हो। अब मान लीजिए विदेश यात्रा करने की अनुमति इससे मिल जाएगी, पासपोर्ट है तो, भारतीय नागरिक है, इससे आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा पासपोर्ट धारक को अन्य देशों में भारत की नागरिकता का प्रमाण माना जाता है। ये सब तो मैंने शुरू में बता दिया था, और ये सारे पासपोर्ट में ये चीज रहेंगी।
अब आ जाइए सफेद पासपोर्ट। सफेद पासपोर्ट किसके लिए होता है? सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है। मान लीजिए किसी कोई सरकारी कर्मचारी भी अगर है और उसे सरकारी काम से देश के बाहर भेजा जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, भारत के बाहर कहीं भी उसे हवाई जहाज से जब या कैसे भी भेजा जाता है, सीधी सी बात है, आप समझिए पासपोर्ट चाहिए, बिना पासपोर्ट के मामला नहीं बनेगा। तो सरकारी काम के लिए अगर कोई जाता है तो सफेद पासपोर्ट लगेगा। इसकी खास बात क्या है? भारत सरकार के कर्मचारी को दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई भारत सरकार का अधिकारी है या कर्मचारी है, वो घूमने के लिए जा रहा है, तो घूमने के लिए जा रहा है तब उसे व्हाइट पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तब उसे ब्लू पासपोर्ट से ही जाना है। ये सरकारी काम से जा रहा है तब उसके लिए विशेष यात्रा दस्तावेज होता है और सरकारी मिशन में इसका उपयोग होता है व्हाइट पासपोर्ट का। उससे पता चलता है कि हाँ ये सरकारी आदमी है, ठीक है। तो सीमित समय के लिए वैध होगा। जैसे मान लीजिए खास समय में एक खास काम है, विदेश में किसी व्यक्ति को जाना है और मान लीजिए कि एक कोई खास बैठक थी, उसमें ये कहा गया कि आप लोगों को वहां पे जाना है। तो कुछ लोगों का नाम तय हुआ, उनके लिए व्हाइट पासपोर्ट बन गया, वो गए। अब एक खास समय के बाद जब चूंकि वो काम खत्म हो चुका है तो उसकी समय सीमा जो मियाद है उस पासपोर्ट की खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए लाभ की बात करें तो सरकारी अधिकारियों को इसकी वजह से एक अलग पहचान मिल जाती है। देखिए पासपोर्ट की फोटो नहीं है, सिंबॉलिक है, आपको जिससे अंतर समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे भारत में विदेश में भारतीय दूतावास और अन्य सरकारी संगठनों से विशेष सहायता मिल जाएगी। पासपोर्ट धारक को सरकारी उद्देश्यों के लिए यात्रा करने पर विशेष सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये पता चलेगा सरकार की तरफ से आया, सरकारी आदमी है, तो सुविधा उसको उस हिसाब से दी जाएगी क्योंकि किसी खास वजह से ही वो आया है। फिर उसके बाद एक होता है मैरून पासपोर्ट, दिखने में कुछ ऐसा होगा। अब मैरून पासपोर्ट की बात करें तो यह राजनयिक पासपोर्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय राजनयिक होते हैं जो, जिन्हें डिप्लोमेट्स कहते हैं, सर उच्च अधिकारी होते हैं जैसे कि IAS, IPS, IFS, इन्हें ही मिलता है, या भारत सरकार के जो वरिष्ठ प्रतिनिधियों को जारी किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था जो सचिव हो गए जैसे मान लीजिए, या अन्य उच्च पदों पर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, ये उनके लिए होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिल रहा है ये उच्च पदों पर है ये भी सरकारी लेकिन उच्च पदों पर है। ये मिलेगा इन्हें कौन सा? मैरून कलर का। तो इसकी जो विशेषता है, इसका जो महत्व है व्हाइट से भी ज्यादा है। तो यहां पर देखिए IFS, IAS, IPS अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे विशेष दर्जा मिलता है। कई देशों में इसकी वजह से वीजा की सुविधा आसान हो जाती है और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह पासपोर्ट धारक को विदेशी कानूनों से राजनयिक छूट भी प्रदान करता है। कई मामलों में सुरक्षा, जैसे कहीं पे ये है कि अब कोई व्यक्ति है, जैसे अभी आप हाल में देखें तो ब्रिटेन में, लंदन में भारत के विदेश मंत्री जाते हैं और वहां पे खालिस्तानी जो समर्थक हैं, उन समर्थकों के वजह से विदेश मंत्री की रक्षा में चूक दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गर्माता है, जिसमें यह कहा जाता है कि विदेश मंत्री की रक्षा का ध्यान नहीं रखा वहां की सरकार ने, जबकि वहां पे प्रोटेस्ट करने को यह कहा जाता है कि ये अपने आप को जाहिर करने का एक अधिकार है। प्रोटेस्ट करना एक अधिकार है, भारत में भी करते हैं, लेकिन वहां पे चूंकि एक भारत से व्यक्ति गया हुआ था और उस भारत से गए हुए व्यक्ति को कोई आम व्यक्ति की तरह नहीं, वो एक विदेश मंत्री है और विदेश मंत्री वहां पर हैं और उनके सामने कुछ लोग अचानक से आ जाते हैं और बहुत ही कम समय में वो भारत का तिरंगा झंडा भी वहां फाड़ दिया जाता है और ऐसी स्थिति बनती है कि मान लीजिए कोई आत्मघाती हमला हो जाता तो ये चूक नहीं होनी चाहिए। ये खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ मामलों में ऐसे कोई बड़े अधिकारी भी हैं, उनके साथ भी दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें खास सुरक्षा मिले। तो ऐसे जो खास प्रकार के पासपोर्ट धारक हैं उन्हें खास सुरक्षा देने का भी प्रयास वहां की सरकारें जिन देश में ये गए हैं मिलता है। अब उसके बाद लाभ की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे मैंने आपको विशेष सुविधाएं मिलेंगी, कुछ अन्य सुविधाएं मिलेंगी, दूतावास से संबंधित विशेष सहायता मिल जाएगी जो डिप्लोमेट को मिलनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी ये है कि जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि उनके बजट में तैयारी हो सके, उनकी जेब पर भारी न पड़े तैयारी, उसके लिए दृष्टि IAS इस होली के अवसर पर एक खास मौका लाई है। मौका क्या है कि 12 मार्च तक दृष्टि IAS के दृष्टि लर्निंग ऐप में जितने भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं 60% कम कीमत पर मिलेंगे। और यह अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है और अपने आप में वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि ऑनलाइन कोर्स सारे पहली बात तो 60% कम कीमत पर। अगर आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है
तो वो टेस्ट सीरीज भी आपको 40% कम कीमत पर और दृष्टि आईएएस की किताबें भी आपको 40% कम कीमत पर मिलेंगी। और आपके मन में कोई सवाल आता है अगर इन कोर्स से रिलेटेड जानकारी के बारे में या डिस्काउंट से रिलेटेड जानकारी के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि संवाद करने से संशय जो है वो दूर हो जाता है। उसके लिए आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं लिख देता हूं 8750187501। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको हमारे एक्सपर्ट सही राय दे देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परसीमन और दक्षिण भारत का विवाद, इसको देखिए क्या है। परसीमन पहले भी हो चुका है, अब आगे आने वाले समय में होने वाला है, और परसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में नाराजगी है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ज्यादा नाराज है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो स्टालिन है, उनका कहना है कि इस परिसीमन से उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों के सीटों की संख्या जो है उत्तर भारत की तुलना में और कम हो जाएगी अनुपात में। क्यों? उसके लिए हमें परिसीमन को समझना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो क्या चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनका चिंता व्यक्त करने के पीछे का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। क्यों वह भारत सरकार से इस बारे में साफ साफ कह रहे हैं कि जो परिसीमन हो रहा है उनमें इन बातों का ध्यान रखा जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए वो समझना पड़ेगा। तो पहले हमें परसीमन के पीछे की छुपी नाराजगी की जो वजह है वो और उसको दूर कैसे कर सकते हैं वो समझना पड़ेगा। तो परसीमन विवाद उठा क्यों, ये सबसे पहले समझिए। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और कई जो साउथ इंडिया की पार्टियां हैं उनको मिलाकर के एक बैठक की, सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस बैठक में इस बात में चिंता जाहिर की कि परसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें घट सकती हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा, दक्षिण भारत का जो कद है या हम कह सकते हैं प्रभाव है वो कम हो सकता है, ये इनकी चिंता है। अब देखिए उनका कहना है कि 1971 की जनगणना को ही आधार बनाकर के परसीमन किया जाए, क्योंकि जनसंख्या जब 1971 के बाद तो अभी काफी बढ़ गई है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ी है अनुपात देखा जाए तो उत्तर भारत में ज्यादा बढ़ी है। तो उत्तर भारत में ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है तो उत्तर भारत का अचीवमेंट तो है नहीं कोई कि उत्तर भारत की सीटें अब ज्यादा बढ़ा दी जाएं इस वजह से, क्योंकि अब जनसंख्या वहां पे ज्यादा है। जनसंख्या का ज्यादा मात्रा में बढ़ना तुलनात्मक रूप से, अनुपातिक रूप से, तो यह दर्शाता है कि उत्तर भारत में उतने अच्छे से प्रयास नहीं हुए जितने अच्छे से प्रयास जनसंख्या नियंत्रण के दक्षिण भारत में हुए। और यही बात इनका कहना है कि हमने जो काम बेहतर किया उसकी सजा हमें क्यों मिले। तो अब देखिए मामले क्या है, परसीमन क्या होता है। परसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों को जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठित करना। अब देखिए मान लीजिए जनसंख्या बढ़ती है, मान लीजिए ये एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा, समय के साथ जनसंख्या में कम ज्यादा होता रहा तो किसी जगह लोकसभा क्षेत्र में संख्या उतनी नहीं बढ़ी, यहां ज्यादा बढ़ गई। तो क्या किया जाएगा, तो लोकसभा क्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा या पुनः व्यवस्थित किया जाएगा। तो कभी लोकसभा क्षेत्र कोई बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जनसंख्या बढ़ती है तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। और सीटों की संख्या बढ़ाने और ये सब करने के पीछे की वजह क्या होती है कि निर्वाचन क्षेत्रों में पहली बात तो है समान संख्या रखना है। जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं हर निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की संख्या समान रखने के लिए ही ये पूरी परसीमन की जाती है। और साथ में सीटें जो बढ़ाई जाती हैं, सीटें क्यों बढ़ाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है। तो उससे क्या है, इसके पीछे की वजह है कि एक वोट की वैल्यू देश में बराबर रह सके। ऐसा ना हो कि कहीं पे एक लोकसभा सीटों में संख्या अलग है और अगली लोकसभा सीटों में कुल लोगों की संख्या वहां के लोगों की अलग है। तो वो प्रयास होता है, उसके लिए परसीमन किया जाता है। तो परसीमन को लेकर के प्रावधान 82 और 170 में संविधान में अनुच्छेद मिल जाएंगे। तो 82 में क्या है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परसीमन अधिनियम बनाती है और 170 अनुच्छेद के तहत यह बात कही गई है कि राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो अब चीज को समझिए, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलती हैं और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम सीटें मिलती हैं। समझ गए? ये तो है ही, क्योंकि क्षेत्र अब हर निर्वाचन क्षेत्र में संख्या समान रखनी है। तो अगर कहीं पे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए ऐसे देखिए कि यहां पे 100 है, यहां 100 है, यहां 100 है, ठीक है।
तो ऐसे कर करके मान लीजिए 3 निर्वाचन क्षेत्र हैं एक राज्य में, उदाहरण के लिए छोटा सा बता रहा हूं, एक राज्य में 3 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 100-100-100, ठीक है। एक, क्योंकि यहां की जनसंख्या कितनी थी, 300 थी, तो 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अब एक राज्य ये है जहां की कुल जनसंख्या कितनी है, 100 है। अब चूंकि एक वोट की वैल्यू यहां भी बराबर रहे, यहां भी बराबर रहे, हर निर्वाचन क्षेत्र में बराबर है, तो यहां पे ऐसा नहीं कर देंगे कि इस राज्य में, मान लीजिए कि इस राज्य में अब 33-33 के 3 बना दे, ऐसा नहीं करेंगे कि 33-33 की 3 निर्वाचन क्षेत्र बना दे, क्योंकि फिर तो वोट वैल्यू अलग हो गई, यहाँ 100-100 की है, यहाँ 33-33 की है, तो यहाँ अब एक ही सीट रह गई, वो 100 है तो एक ही सीट है, यहाँ अब ये वैल्यू बराबर हो गई। लेकिन अंतर आप देखिए क्या हुआ कि यहाँ इस राज्य में जनसंख्या ज्यादा थी तो यहाँ 3 सीटें हैं, यहाँ जनसंख्या कम थी तो एक ही सीट है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसका मतलब क्या हुआ, जनसंख्या अगर ज्यादा है तो सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। तो अभी दक्षिण भारतीय राज्य के जो प्रमुख कई पार्टियों के नेता हैं उनका ऐसा कहना था, स्टालिन ने भी ये कह दिया कि अच्छा होगा कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ा लें, दक्षिण भारत के राज्य अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर विचार करें, और चंद्रबाबू नायडू ने भी उसके साथ में समर्थन दे दिया कि हाँ जनसंख्या बढ़ा लेनी चाहिए। ये सब बातें, राजनीतिक बातें चली। अब यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं, अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है, क्या हर बार जनसंख्या के आधार पर हुआ, क्योंकि पिछली जनगणना के आधार पर सब पूरा परिसीमन होता है, संख्याओं में परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन हुआ? देखिए 4 बार परिसीमन हुआ, 1952, 63, 73 और 2002। 76 में आपातकाल के दौरान यह तय किया गया कि 2001 की जनगणना तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव नहीं होगा। 2001 तक के लिए तय कर दिया गया कि जनगणना बदलाव नहीं होगा सीटों में, यानी कि उसके बाद देखिए 2001 में परिसीमन तो हुआ लेकिन संसद की सीटों की संख्या नहीं बदली गई, सीटें नहीं बदली। हुआ ये कि जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए सीटें तो नहीं बदली जा रही हैं, लेकिन जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को फिर से ऐसे थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया उन विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों की संरचना में, जिससे आसपास के सारे क्षेत्रों में वैल्यू बराबर बनी रहे। तो यह प्रयास हुआ। 2026 तक के लिए यह बात कह दी गई कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक है, 2026 तक संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। तो अब चूंकि 2026 तो आने वाला है, तो ऐसे में अब मांग उठ रही कि आगे चूंकि बढ़ाई जाएगी तो 1971 की जनगणना को आधार बनाने की मांग हो रही है कि अगर 2026 के बाद संख्या बदलने की बात यह है तो आप आधार अभी की जनगणना को मत बनाए, या 2011 की या फिर कोई नवीनतम जनगणना तब तक में अभी ना हो जाए उसको ना बनाए, बल्कि 1971 की जनगणना को बनाए, क्योंकि जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयास फिर उसी 71-70 के दशक में बाद में ज्यादा दिखाई देते हैं, उसका असर ज्यादा दिखाई देता है दक्षिण भारतीय राज्यों में। तो अगर उस समय के आधार पर होता है, 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों को वैसा नुकसान नहीं होगा जैसा अभी हो सकता है नवीनतम जनसंख्या के हिसाब से, ऐसा उनकी मांग है। अब उसके बाद देखिए 2026 के बाद क्या हो सकता है, 26 के बाद परिसीमन की संभावना है, केंद्र सरकार 26 या उसके बाद जनगणना करा सकती है। जनगणना अगर नहीं भी हुई तो 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो सकता है, संभावना तो है। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो इससे उत्तर भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ सकती है। जनसंख्या कहां ज्यादा बढ़ी अनुपातिक रूप से, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कम हुई। ठीक है, कम हुई का मतलब कम बढ़ी, तो दक्षिण भारत की सीटें इसकी वजह से क्या हो सकती, कम हो सकती, क्योंकि वोट की वैल्यू बराबर रखना है। अब उसके बाद देखिए तमिलनाडु सरकार का तर्क क्या है, जनसंख्या नियंत्रण से उन्हें क्या हुआ, नुकसान हुआ, और ये बात तो हम कह ही रहे हैं, ये समझ में भी आ रहा है, इसी की वजह से उनकी लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। अब जो उन्होंने कहा था मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए अब यहां पे ये बात तो आपको समझ में आ गई है। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा यह भी कहा गया, गृह मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि हम ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान ना हो। अब वो ध्यान कैसे रखा जाएगा वो अभी हम नहीं बता सकते, वो सरकार क्या तरीका लेके आती है आगे आने वाले समय हमें देखने को पता चल जाएगा। उसके लिए अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। अब यहां पे देखिए पंचायत और प्रधानपति, अब ये मुद्दा क्या है, देखिए 2023 में एक पंचायती राज से संबंधित एक पैनल बनाया गया था, उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने अपनी तरफ से संस्तुतियां दी हैं, उन संस्तुतियों के बारे में हम जानेंगे कि उनका उस पैनल का कहना क्या है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज में देखिए कि पंचायती राज जब आता है उसमें शुरुआत में ही से जब से वो आया है पंचायती राज इस देश में संविधान संशोधन के माध्यम से 1/3 महिला आरक्षण उसी दिन से तय कर दिया गया था। तो यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिला आरक्षण तो तय है,
इसे कोई कम नहीं कर सकता, ज्यादा कर सकता। अब क्या हुआ कि कई राज्यों में यह देखने को मिला कि महिलाओं को तो चुनाव लड़ाया जाता है क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा हैं, आरक्षित ज्यादा हैं उनकी सीटें, लेकिन चुनाव जो लड़वा रहे हैं पुरुष लड़वा रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद महिला जो मुखिया बनने वाली थी, या पंचायती राज संस्थाओं में सिर्फ ग्राम पंचायत नहीं होती, उसके ऊपर भी होता है, जिला पंचायत भी होती है, ब्लॉक लेवल पे भी होती है, 3 स्तर पे होते हैं ना, त्रिस्तरीय पंचायत है। तो हर लेवल पे जहां भी महिलाएं जीत रही थी वहां पर जो मुखिया या जो भी प्रमुख होना चाहिए था, अगर महिला जीते तो महिला है वहां की निर्वाचित व्यक्ति जो काम करेगी। लेकिन हो ये रहा था, निर्णय कौन ले रहा था, उसके पति ले रहे थे, क्योंकि चुनाव उन्होंने लड़वाया था, क्योंकि वो जगह आरक्षित थी महिला के लिए। लेकिन सारी पावर, सारा डिसीजन सब पुरुष के हाथ में है। और ऐसा हो कैसे रहा है? क्योंकि इसको हम कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था की वजह से ऐसा हो रहा है। और देश में एक इसका बड़ा विस्तार देखने को मिलता है कि ज्यादातर निर्णय कहां देखने को मिल रहे हैं, पुरुषों के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन एक चुटकी बजा के रातों रात में नहीं हो सकता है। मतलब हम अगर ये सोचें कि सारी अच्छी चीजें आज रात के बाद कल सुबह से हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सारी अच्छी चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। आप ये सोचिए, भारत आजाद भी रातों रात नहीं हुआ, कई साल लगे। राष्ट्रवाद की लोगों के अंदर भावना आज जो इतनी प्रबल दिखाई देती है, आजादी की लड़ाई के दौरान भी प्रबल रही होगी, लेकिन एक समय तक कोई राष्ट्र की भावना उस प्रकार से प्रबल नहीं थी। धीरे धीरे उस भावना को और प्रबलता मिलती गई और इतना विशाल हो गया कि क्रांति हो गई, फिर उसके बाद आजाद हो गए। तो अब आप देखिए, कोई भी बदलाव है और वो अच्छा बदलाव है, सकारात्मक बदलाव है, तो समय लेता है। तो यहां पर भी अब बदलाव की आवश्यकता है। बहुत कुछ बदला है, अभी और बदलाव की आवश्यकता है। पंचायती राज से हम देखें, अभी संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो गई है, उसके लिए भी कानून की पूरी प्रक्रिया बन गई है। आने वाले समय में होगा, कुछ दिनों में लागू होगा, खास समय के बाद। लेकिन अभी आप ये देखिए कि क्योंकि प्रधानपति एक ऐसी समस्या कहा जा रहा है कि हम महिला को सशक्त करना चाहते हैं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए हम उनके लिए आरक्षण लेकर आए, तो डिसीजन उन्हीं को लेना चाहिए, तभी तो अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे, इंपावर्ड महसूस करेंगे। लेकिन डिसीजन तो अभी उनके हाथ में है नहीं। तो इसको रोकने के प्रयास के लिए पैनल ने कुछ सुझाव दिए। अब सुझाव जो दिए हैं उसमें देखिए, प्रधानपति को हम क्या बोलते हैं, सरपंच पति भी बोलते हैं, मुखिया पति बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से लोग कहते हैं। तो कई महिला पंचायत प्रतिनिधियों केवल नाम मात्र के मुखिया के रूप में इन्होंने काम किया है या कर रहे हैं, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे में साफ समझ में आता है कि मजबूती अभी महिलाओं को नहीं है, बल्कि कहीं और है। फिर उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो भावना थी, वो भावना तो कमजोर है, यानी कि कमजोर दिखाई देती है इस मामले में। तो इसको लेकर के अब ये समझने वाली बात है कि प्रधानपति की विद्यमानता देखें तो तीनों स्तर पर अगर देखें तो लगभग 2.63 लाख पंचायतें हैं, और 32.29 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से 46.6 15.03 इतनी महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन प्रधानपति की समस्या बनी हुई है, क्योंकि इन 46.6% महिला जो प्रतिनिधियों की हम देखें तो ज्यादातर निर्णय लेने वाले इनके पति ही हैं, मेल हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पैनल ने कहा है। पैनल ने जो कहा है वो भी हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले कहा कि नेतृत्व अगर प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी नेतृत्व का मतलब कि करना किसी और का था, अगर कोई और रहा है तो फिर कठोर दंड दिया जाए। कठोर दंड की इन्होंने सिफारिश की है। इसके अलावा कहा नीतिगत सुधार हो, यानी कि पंचायत और वार्ड स्तर की जो समितियां हैं, जैसे केरल के मॉडल में है कि लैंगिक विशिष्ट कोटा के साथ प्रॉक्सी नेतृत्व के खिलाफ प्रयास करने पर वार्षिक एंटी प्रधानपति पुरस्कार की घोषणा की जाए। सिफारिश की है कि ऐसे पुरस्कार दिए जाएं जो इस प्रकार के सिस्टम को अपोज करे, वैसे व्यक्ति को यह पुरस्कार मिले, वार्षिक एंटी प्रधानपति पुरस्कार। फिर उसके बाद इससे संबंधित शिकायतें हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर शिकायत जाती है, अब कहीं मीटिंग होनी थी, महिला मुखिया को आना था, आए पुरुष, उनके साइन से तो होगा नहीं, साइन तो उन्हीं का चाहिए, तो उनके आने का मतलब क्या है। ऐसी कई समस्याएं आती हैं देश में, और भी बड़ी बड़ी हैं, आपने कभी देखा सुना हो, अनुभव किया हो, मूवी में, वेब सीरीज में, कई जगह आप ये चीजें देखे सुने होंगे। तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि इसको लेकर के फिर शिकायत अगर होती है तो उसका निपटान भी होना चाहिए। निपटान करने के लिए महिला लोकपाल की नियुक्ति की बात की गई है। महिला प्रधानों के अधिकारों को मजबूती देने के लिए अगर लोकपाल रहेगी तो मजबूती मिलेगी, क्योंकि शिकायत का जल्दी से जल्दी निपटान हो जाएगा। तो उसके बाद अगर कोई प्रयास करेगा तो फिर
प्रक्रिया रहेगी कि उसको इस प्रयास से कैसे हटा दिया जाए। फिर उसके बाद देखिए सहकर्मी समर्थन एवं सामूहिक निर्णय लेने के क्रम में इसमें महिला पंचायत प्रतिनिधियों के एक संघ बनाने का सुझाव दिया गया। जिन जिन पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है उन पंचायतों का अपना एक संघ बनाया जा सके, इसको लेकर के भी एक कहा गया कि प्रस्ताव है। अब आगे आने वाले समय में इन प्रस्तावों में, इन सिफारिशों में क्या हम देखते हैं इंप्लीमेंट होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन हमें पता रहे समस्या क्या है। और समस्या के लिए अगर कोई पैनल सुझाव देता है तो उस सुझाव पर चर्चा तो आने वाली परीक्षा के लिहाज से आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद पंचायती राज होता क्या है ये सब आपको पता है, लेकिन देख लीजिए, हो सकता है कुछ नए विद्यार्थी हो। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना हुई। महिलाओं के लिए इसमें 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया है। 1/3 है, अगर मैंने बोलने में कहीं कमी की हो तो याद रखिएगा 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। और 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तो इसे बढ़ा के 50% तक कर दिया गया है। नहीं भी करते तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि अनिवार्य तो 1/3 है लेकिन बढ़ाया है। तो आप ये सोचिए, हमने कहा था ना कि रातों रात बदलाव नहीं होता, लेकिन बदलाव धीरे होता है। तो वो धीरे धीरे वाला जो बदलाव होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। चलिए, अनुच्छेद 243D पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो कहां पे आरक्षण है? 243D में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात देखने को मिलती है। फिर संविधान का अनुच्छेद 40 देखें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह उल्लेखित किया गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करने तथा उन्हें स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। लेकिन देखिए, तो अब इसका पालन हो चुका है। नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अच्छे देश के लिए या सरकार के अच्छे बने रहने के लिए वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते ही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें जितनी हमने की वो महत्वपूर्ण थी, इस हफ्ते चर्चा के लिए आवश्यक थी। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात याद मैं आपको दिला देता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, वो महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया अगर आप देखें तो प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा है, फिर इंटरव्यू है, और इस पूरी प्रोसेस में 1 साल लगता है और तैयारी करने में भी आपको इतना ही समय लगता है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो उस लंबी प्रक्रिया में आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको प्रीलिम्स मेंस के स्तर पर तैयारी कैसे करनी है। और इसके लिए तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। तो दृष्टि आईएएस का जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स इस मामले में बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अपने आप में एक नए प्रकार का यह कोर्स आपके लिए आया है, पहली बार इस प्रकार से आया है, जिसमें सभी क्लासेस आपको एक बार में मिल जाएंगी। यानी कि अगर आपके पास समय की कमी है तो एक साथ आप ज्यादा क्लासेस देख सकते हैं, आप अपना समय बचा सकते हैं। और साथ में ये है कि जल्दी आप क्लास कवर कर लेंगे तो जल्दी रिवीजन भी कर पाएंगे। अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे तब क्लास कर लें, सुबह देखना हो, शाम को देखना हो, रिवीजन जितनी बार करना हो, वो सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। कहीं पर इंटरनेट नहीं है तो पहले से आपने डाउनलोड करके रखा है, अब बिना इंटरनेट के भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, फीस की जो हम बात करें वो आपको इस होली के अवसर पर काफी कम पड़ने वाली है, क्योंकि वर्तमान में ये 12 मार्च तक आपको 60% कम फीस पे कोर्स मिलेगा। तो 60% कम फीस का मतलब क्या हुआ कि इसका फीस अभी के लिए 12 मार्च तक कितना है। तो इस मौके का लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं रहने वाला। अब उसके बाद आपके मन में कोई डाउट है इस कोर्स के बारे में जानना है कि क्या इसकी खासियत है, तो खासियत की बात करूं तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक इसमें पढ़ाने वाले हैं, आपको क्वालिटी का स्टडी मटेरियल मिलेगा, 3 साल तक असीमित बार आप क्लास को देख सकते हैं, कई बार रिवाइज चाहे तो रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा आपको व्यक्तिगत गाइडेंस भी मिलेगा, और इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो होगा वो क्वालिटी का होगा, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पर समग्र तैयारी कराई जाएगी और बेसिक से लेकर एडवांस तक कराई जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, जिस माध्यम में आपको आवश्यकता है उस माध्यम में आप ये कोर्स ले सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप है, उस ऐप में ये कोर्स अवेलेबल है। लेकिन फिर भी आपको कुछ जानना है, कुछ आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए कितना अच्छा है, ये सब कुछ भी आपको जानना है, कोई संशय है, तो आपको करना यह है कि एक नंबर है उस पर आप फोन कर लीजिए। नंबर मैं यहां आपको लिख देता हूं, स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा, 8750187501। तो मैं बोल भी रहा हूं 8750187501, इस पे आप कॉल कर लीजिए, जो संशय है उसका निवारण कर लीजिए। फाउंडेशन कोर्स की सबसे खास बात यही थी
कि प्रीलिम्स से लेके मेंस तक पूरी तैयारी, समग्र तैयारी हो जाती है, बेसिक से एडवांस तक हो जाती है और क्लासेस भी आपको एक साथ मिल जाती हैं। उसका फायदा तो अलग है ही और क्वालिटी का मटेरियल तो वो मिलने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अभ्यास प्रश्न है कि अब तक कितनी बार परसीमन हुआ है। अब ये सवाल नंबर 1 है, अभी और भी सवाल है। तो अभ्यास प्रश्न नंबर 1 में आप बताइए अब तक कितनी बार परसीमन हुआ है, 2, 3, 4 या 5। फिर उसके बाद देखिए भारतीय पासपोर्ट कितने रंगों का होता है, 2, 3, 4 या 5। कमेंट करके बताइए सवाल नंबर 2 का सही उत्तर क्या है, ए, बी, सी या डी। अब देखिए सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या है, अभ्यास प्रश्न नंबर 3 में ए में है पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण अनिवार्य किया गया है, ए 30, बी 33, सी 40 और डी 50। तो तीसरे सवाल का आंसर क्या है ये बताइए, एबीसीडी में क्या है। अब देखिए पासपोर्ट के मैंने आपको जो रंग बताए थे, अभी तो कितने हैं वो नहीं बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सवाल मैंने आपसे पूछा है, लेकिन आपको ये बात पता रहे कि मैंने आपसे एक बात कही थी। वो बात क्या कही थी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे भारतीय पासपोर्ट का एक और कलर आया था कुछ साल पहले, लेकिन वो फिर चला नहीं, आने वाला था लेकिन वो फिर रद्द हो गया, मामला डिसीजन पेंडिंग में चला गया। फिर चला गया कि एक ऑरेंज कलर का पासपोर्ट आने वाला था, उपयोग में फिर वो आया नहीं, जिसमें यह तय किया गया था कि जो श्रम करने वाले जो लोग हैं, ज्यादातर जो कम पढ़े लिखे हैं, उनकी पहचान को जाहिर करता था। उसको लेकर के फिर कुछ काफी बातें हुई, अंततः वो उपयोग में नहीं आया। तो हालांकि आवश्यक नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। यहीं तक हमारा आज का सेशन था। अब हम आपको मिलेंगे अगले दिन, यानी कि अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी मुलाकातों का सिलसिला आसान होता रहे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।